हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? बहुत बढ़िया। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम फर्स्ट क्वेश्चन को बीच में नहीं छोड़ेंगे और एक एक पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। आज हम उसके थर्ड पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये रहा आपके सामने, इसको आप हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट भी हम आज ही करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आगे फर्दर हम इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए फोकस करते हैं इस क्वेश्चन पे और डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, द कॉस्ट ऑफ digging a well after every meter of digging. I am repeating the question because of the sound creating from outside, because it's raining outside. So I have just closed the doors. Okay, just focus on the board. The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. एक्चुअली वो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, अगर मैं आपको याद है तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन में ही वाज आस्किंग अबाउट दैट हमें एक ऐसा सेट ऑफ नंबर बनाना है और उसको ये बताना है। वो पूछ रहा है कि क्या ये एपी में है या नहीं है। तो हमें चेक करते हैं कि एपी में नहीं है। तो उससे पहले ये चेक करने से पहले कि भाई ये एपी में है या नहीं है, हमारा जो पहला काम है वो ये है कि सबसे पहले हम एक सेट ऑफ नंबर तो बनाएं। तो हम सेट ऑफ नंबर पे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे सेट ऑफ नंबर? तो उसके लिए हम लिखते हैं द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर। ठीक है, और ये जो लाइन लिखी है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर, यही हमारा क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर्स, जिसके बारे में वो पहले क्वेश्चन में बात कर रहा है। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर किसी भी वेल को, कुएं को अगर आप 1 मीटर डिग कर रहे हो तो उसकी जो कॉस्ट है फर्स्ट मीटर डिगिंग में वो कितनी है? 150 मीटर। ठीक है, 150 मीटर। अब वो बोल रहा है कि भैया एक बार तो आपने 150 रुपए के हिसाब से, रेट के हिसाब से आपने 150 रुपीज के हिसाब से आपने 1 मीटर डिग कर दिया। ठीक है, अब अगला जो मीटर है यानी 1 मीटर आपने डिग करा तो उसके लिए आपने 150 उसको पे कर दिया, उसका जो चार्ज है 150 है। लेकिन जो नेक्स्ट मीटर है उसके लिए 150 नहीं है, उसके लिए कितना है? 50 मीटर। तो अगर नेक्स्ट मीटर को डिग करने का चार्ज 50 रुपीज है तो 150 के बाद कितना रुपीज आएगा? जो कॉस्ट है 200 आएगा, 50 ऐड हो गया। अगला कितना आएगा? 250, 300, 350 एंड सो ऑन। क्लियर? ठीक है, अब हमने जैसे हम करते आ रहे हैं वही करते हैं। ये एक सेट ऑफ नंबर बन गया, इसको हम कैसे लिख लेते हैं? लेट्स से a1 इज इक्वल टू 150, a2 इज इक्वल टू 200, a3 इज इक्वल टू 250, a4 इज इक्वल टू 300। मैंने आपको बताया था अगर एपी में ये है, अगर ये एपी में है तो क्या चीज होनी चाहिए? जो डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस तो सेम होना चाहिए। तो चेक करते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। लेट्स चेक। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? a2 माइनस a1 कितना निकाला आपने? 2 माइनस 200 माइनस 150 कितना आ गया? 50। फिर आपने कितना निकाला? a3 माइनस a2, तो a3 कितना है? 250 माइनस 200 कितना आ गया? 50। ठीक है, फिर आपने क्या निकाला? a4 माइनस a3, तो ये है 300 माइनस 250 कितना आ गया? 50। तो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि 50 50 50 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम आगे भी करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? यहाँ पे an+1 माइनस an। ठीक है, कितना आ गया? यहाँ से 50 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा कॉमन डिफरेंस जो हमारा CD है वो 50 आ रहा है, सब में 50 आ रहा है, वो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इट इज एन AP। तो हम कह सकते हैं the above list of the cost of digging a well after every meter, a list of numbers are in AP. So you can write that the list of numbers
आर इन एपी। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एपी में है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लियर हो गया ये स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आई होगी, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं इसके फोर्थ पार्ट से आपको रूबरू कराता हूँ, उसके फोर्थ पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में इसको रब कर देता हूँ। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखता भी हूँ और आपको समझाऊंगा भी। ठीक है बेटा, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए प्लीज, पॉज करके वीडियो को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना यार, प्लीज नोट डाउन द वीडियो। ठीक है, वही करना है आपको। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसके फोर्थ पार्ट को। देखिए क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट में, क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। मैं लिख भी देता हूं इसको, फोर्थ पार्ट को, द अमाउंट ऑफ money, the amount of money in the account every year, the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited, when rupees 10,000 is डिपॉजिटेड। ठीक है, डिपॉजिटेड, कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8%, कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8%। कितना दिया हुआ है, पर एनम, पर एनम दिया गया है। ठीक है, यह आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, पर एनम। ठीक है, पर एनम ये पर मंथ है, पर एनम। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8%। अब हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स निकालना है, किस पे, अमाउंट ऑफ मनी पे अकाउंट में हर साल जो निकल रहा है। तो हमें वही लिखेंगे जो लिखते आ रहे हैं। क्या लिखेंगे, द अमाउंट of money in the account every year। ठीक है, देखो एक चीज समझो, अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई ना, अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो ये समझ लीजिए कि 70% वर्क तो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, मेन चीज है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। मेरा जो मकसद है आपको पढ़ाने का वो सिर्फ यही है, आपको वो चीज़ समझाने का कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक बार समझ में नहीं आता 2 बार पढ़ो, 2 बार समझ में नहीं आता 3 बार पढ़ो। देखो जब हम क्वेश्चन को 1, 2 बार 3 बार पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमें काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आ जाती हैं, हम समझ जाते हैं कि वो पूछने क्या चाह रहा है। ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप समझ जाओगे कि वो ये बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। ठीक है, यानी हर साल जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 8% लग रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या होगा, ये कंपाउंड है। ठीक है, POUND। ठीक है, कंपाउंड CO कंपाउंड इंटरेस्ट पेन देख लेना आप। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। अब आपको लिस्ट ऑफ नंबर निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, अब आपको इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला जो हम अमाउंट के लिए यूज करते थे वो याद होना चाहिए आपको। अगर वो याद है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लोगे, नहीं है तो फिर आपको वो याद होना चाहिए। क्या था वो फॉर्मूला, अगर आपको याद हो, अमाउंट निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर CI याद है आपको, अमाउंट इज इक्वल टू AP1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर n। जहाँ पर R हमारा इंटरेस्ट था, n हमारा क्या था, ईयर्स था, और P हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट आफ्टर जितने भी आपको ईयर निकालने हैं 2, 3, 4 साल बाद। ठीक है, वो आपके लिए होता था अमाउंट। तो अब वो जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, अमाउंट। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये समझते हैं सर ये जो 10,000 दिया गया है वो क्या दिया गया है, ये वो दिया गया है आपको अमाउंट। अमाउंट नहीं दिया गया है, वो जो 10,000 दिया गया है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, P होता है वो। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन में नहीं रहना है, इसको समझना है कि पहले ईयर में तो हम क्या निकाल रहे हैं,
अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। ठीक है, तो आफ्टर फर्स्ट ईयर अगर हम निकालेंगे, आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना आ जाएगा, 1 साल बाद। तो 1 साल बाद अमाउंट कितना, अमाउंट तो निकाल रहे हैं हम लोग, पी आ जाएगा 1 प्लस फॉर फॉर्मूला लेते हैं r अपॉन 100 की होल पावर n। अमाउंट कितना है 10,000। ठीक है, 1 प्लस r कितना है 8%। ठीक है, अपॉन 100 फर्स्ट ईयर के लिए है, तो ये आ गया। ठीक है, इसको आप यहीं पे इसको वो कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं एंड यहाँ पे हो गया फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, अब आफ्टर सेकेंड ईयर आप निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, p 1 प्लस 8 अपॉन 100 अपॉन पी ना लिखें तो 10,000 लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट 10,000 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको बार बार हम पी ना लिखें, एक बार में कर देते हैं 10,000। ठीक है, 1 प्लस कितना है यहाँ पे r 8 है, 8 चल रहा है, वो तो कॉन्स्टेंट ही है। ठीक है, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, और यहाँ पे करते हैं फिर आफ्टर कितना 3 इयर्स। ठीक है, 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की होल पावर 3। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, इस चीज को देखें बेटा, इस चीज को, सिर्फ इस चीज पे ध्यान दें जो मैं लिख रहा हूँ, ये क्वांटिटी देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a1। बोलोगे सर क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई, क्या प्रॉब्लम है, आपको समझाया था ना मैंने कि क्यों लिख सकते हैं इसको। पहले टर्म हुई नहीं है, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म हुई नहीं हुई भाई, ये पहले टर्म ही तो हुई। फर्स्ट ईयर के बाद कितना अमाउंट, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, ये अमाउंट चल रहा है सारा, कंफ्यूज नहीं होना है इसको। अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर, अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर। तो ये a1 a2 a3 है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। अब आप मुझे बताओ ध्यान से, अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा तो इट विल टेक मच टाइम, क्योंकि क्वेश्चन ये आपका 2 नंबर से ज़्यादा आएगा नहीं। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई सर एक बात बताओ, अगर मैं किसी चीज़ का स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान लिया अगर मैं आपको 2 का स्क्वायर तो कितना होता है 4, और मैं 1 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो 1 आएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर अगले स्टेप में देखूँ तो मैं 2 का क्यूब कर दूँ तो 8 आ जाएगा। तो इनमें क्या कोई डिफरेंस आ रहा है, क्या इनमें कोई कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इनमें कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वैसे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे सर 108 अपॉन 100 यानी 108 अपॉन 100 की पावर 1 जो कि a1 है। यहाँ पे 108 की पावर 108 अपॉन 100, ठीक है, 108 अपॉन 100 की पावर स्क्वायर। तो अगर आप उसको देखेंगे तो a2 दैट मीन्स कि क्या अगर हम इनका डिफरेंस लेंगे समान आएगा, नहीं आ सकता, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर और उसका क्यूब का जो डिफरेंस है, ठीक है, कभी भी वो सेम नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम इस मेथोडोलॉजी को दिमाग में रखते हुए ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्लियर, जैसे भी क्लियर दिख रहा है ना, अगर आप देखो 108 का स्क्वायर और 108 का क्यूब कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब इक्वल मतलब उनका जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं होगा इसके। जैसे अगर आप निकालना चाहें तो आप कह सकते हैं कि सर a2 माइनस a1 कभी भी क्या नहीं हो सकता, a3 माइनस a2 के बराबर नहीं हो सकता। दिख ही रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैंने आपको समझा दिया, भाई 1 का अगर आप यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे, अगर यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 करोगे तो कितना आएगा 64, 32। ठीक है, 16। तो अगर आप यहाँ पे इस तरीके से करेंगे और देखेंगे तो आप देखेंगे कि सर यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का सर, 8 का। तो किसी भी चीज का स्क्वायर, उसका क्यूब या उसकी पावर 4 के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा वो कभी भी इक्वल हो सकता। तो वही हमने यहाँ पे मेथड लगाई, आपको दिख रहा है स्क्वायर है, 1 पावर 1 है, 3 है, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी कह सकते हैं कि द लिस्ट ऑफ नंबर आर नॉट इन AP। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, ये समझ गए होंगे आप लोग इस चीज को आसानी से। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत आई हो आप लोगों को। ठीक है, फिर भी अगर किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, फिर इसको क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ इसका। आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन के मैं फिर आपको 2 बार देखो, इस एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है ना बहुत इजी एक्सरसाइज है। अगर आप इसको करेंगे तो आप बहुत इजीली इसको इजीली कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको करने में। ठीक है, हम सेकंड क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन के मैं आपको 1 और 2 पार्ट बताऊंगा और रेस्ट ऑफ द पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं जिसमें मुझे लगे कि भाई आप लोगों को ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन की कुछ पार्ट कराता हूँ
और रेस्ट ऑफ द पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए। नहीं आएंगे तो फिर मैं भी बताऊंगा आपको, आप कमेंट सेक्शन में। जिनको भी नहीं आ रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है या जिनको लगता है कि सर आप सारे पार्ट बताइए, मैं सारे पार्ट बताने के लिए तैयार हूँ। आप कमेंट सेक्शन में लगे कमेंट करिएगा और बताइएगा सर मुझे सेकंड क्वेश्चन का ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया है, तो मैं कराऊंगा, क्योंकि इसमें 4 या 5 पार्ट हैं और बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। कुछ नहीं है, मैं आपको एक दो समझाऊंगा, आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी है। उसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन पर जाऊँगा और थर्ड क्वेश्चन के कुछ पार्ट करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए चलो भाई, देखो भाई सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ठीक है, आपको क्या निकालना है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। देखो पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपके लिए, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। आगे क्या बोल रहा है, when the first term a and the common difference d are given, when the first term a and common difference is given। ठीक है, तो पहले पार्ट में क्या बोल रहा है, क्या दिया गया है, a का वैल्यू दिया गया है 10, ठीक है, और d कितना दिया गया बेटा, d कितना दिया गया है, वो भी 10 दिया गया है। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, मैं दोनों तीनों पार्ट करा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर आप बोलोगे सर करा नहीं रहे हैं, तो मैं बड़ा इजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल काम है ये। ठीक है, 0 दिया गया है बेटा, ठीक है बेटा। और थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, a का वैल्यू 4 और d 3 दिया गया है, a का वैल्यू 4 और d -3 दिया गया। ठीक है, a का वैल्यू 4 और d का वैल्यू -3। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम इस पार्ट में लेते हैं, पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए a का वैल्यू 10 है, d का वैल्यू 10 है, मैंने आपको बताया था ना कि AP क्या होता है, AP का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी AP तभी वैलिड है जब उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, तभी वो AP वैलिड होती है, तभी उसे AP कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर पहली टर्म a है, आपको याद है, तो दूसरी टर्म क्या होती थी हमारी, a प्लस डी। इस a प्लस डी में नेक्स्ट टर्म जोड़ते थे, कितना आता था, a प्लस 2d, a प्लस 3d। आई थिंक वो 4 टर्म पूछा है स्टार्टिंग की, बट एट द फर्स्ट 4 ऑफ द एपी, तो हम लिख सकते हैं a 10 दिया गया है। ठीक है सर, तो 10 प्लस 10, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस 2 इंटू 10 और 10 प्लस 3 इंटू 10। क्या निकाल सकते हैं हम इसको, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, 10 20 हो गया और ये कितना हो गया 30 हो गया और ये 40 हो गया। आप देखें डिफरेंस क्या आ रहा है सबका, 10 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या ये भी हो गया। सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पे -2 है और d कितना है, 0 है, ये -2 है। ठीक है, तो अब आपको पता है ये लगेगा सब कुछ, तो आप लगा सकते हो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 4d। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा और a प्लस d में कितना हो जाएगा, -2 प्लस 0 कर दीजिए, -2, और देखो d तो 0 है, तो आप बेझिझक 0 कर दीजिए। मतलब क्या है कि आपको ऐड भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, a प्लस डी, a प्लस 2d, आई थिंक ये कोई गड़बड़ हो गई है, a प्लस 3d आना चाहिए, है ना, 4d नहीं आएगा, 3d आएगा। ठीक है, -2 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे -2 और प्लस 0 प्लस 0, तो आप देखेंगे -2 -2 -2 -2। अगर आप इसका डिफरेंस लेंगे तो हमेशा आपको 0 मिलना, तो ये भी क्या हो गया, हमारी 4 टर्म हो गई हमारा आंसर। अब देखिए थर्ड पार्ट में आइए, इसके थर्ड पार्ट में क्या है, ये पहला पार्ट हो गया, उसको दोनों सेपरेट करता हूँ, आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। थर्ड पार्ट में a = 4 है। ठीक है, तो आप डेट कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, a बस ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, ये याद होना चाहिए, ये अगर याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। a कितना हो गया, 4 हो गया, a प्लस डी कितना हो जाएगा, 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1, और a यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर मैं 4 लिख दूँ यहाँ पे माइनस, तो 3 2 6 माइनस का, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो जाएगा, और 4 लिखा है तो -9 और -9 में से 4 गया -5। ठीक है, देखने में पता लग रहा है, लेकिन अगर आपका डिफरेंस निकालेंगे तो सेम ही आएगा, -3 में से 4 गया -3, -2 में से -1 गया -3,
-5 में से -2 गया -3। ये समझ में आया ना? कंफ्यूज नहीं होना है। -5 में से -2 को माइनस कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, -5 और माइनस +2 कितना आ गया। माइनस का बाय साइन बड़ा होता है तो माइनस आता है, तो -3 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक पार्ट और बचता है, 4th पार्ट, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, 4th पार्ट अपना आप करिए, आप इजी है। मैं आपको इसका 5th पार्ट बताता हूँ। ठीक है, 5th पार्ट, ठीक है, वो बहुत इजी है। 4th अपना आप करेंगे आप लोग, बहुत इजी है, कुछ नहीं है उसमें। 5th पार्ट देख लीजिए। ठीक है, ए की वैल्यू है -1.25 और डी का कितना है, -0.25। इज इट क्लियर? चलिए अब देखिए क्या बोलना है इसमें, वही हम जो करते आ रहे हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ए कितना आएगा बेटा यहाँ पे, -1.25। अब देखो -1.25 और डी कितना है, -0.25। ठीक है, आप इसे देखो अलग अलग निकाल सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर आप एकदम इसे रो वाइज लिख रहे हो तो इसे कॉलम वाइज भी कर सकते हो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसे हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम वाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने ए लिखा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ए, -1.25। ठीक है, ए प्लस डी कितना हो जाएगा बेटा, -1.25 और -0.25। बताओ कितना आएगा यहाँ पे, -1.25 और -0.25 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0.25 तो -1.50। इज दैट क्लियर? अब आइए ए प्लस 2d पर कितना हो जाएगा, ए प्लस 2d, ए कितना है, -1.25 -2 इंटू -2.5। इसको हम क्या कर सकते हैं, -1.25। अब 25 तो 50 होता है और पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद है, 2 नंबर्स के बाद है, तो पॉइंट कितना आ गया, 50 आ गया। तो इसको निकालेंगे, कितना वैल्यू आएगा इसका, अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 1.25 में से -1.25 में से और -1.5 तो कितना आ गया, 1. कितना आ गया बेटा, 15। ठीक है, माइनस का, इज दैट क्लियर? ये कितना आ गया यहाँ पे, माइनस का -1.75। ठीक, अब क्या निकालेंगे, a प्लस 3d, -1.25 -3, ठीक है, 0.25, क्योंकि माइनस में लेके चल रहे हैं, क्योंकि बाहर माइनस करेगा अदरवाइज प्लस में आता है। कितना आ गया, -1.25 और 25 की 3 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से 75, यानी कि 25 3 जा 75। कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद। यहाँ कितना आ जाएगा, 0.75 हो जाएगा तो कितना हो गया, 1.25 0.75 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कंप्लीट। 0.25 और ऐड हो गया तो कितना आ जाएगा, -2.00। तो ये आपकी चारों टर्म आ गई। अगर आप ध्यान से देखेंगे इनकी, अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 2 में से -2 में से 1.75 गया तो कितना बचेगा, 0.25 माइनस का 1.75 से, तो आपने ये सारे टर्म निकाल दी बेटा। ठीक है, दीज आर आवर आंसर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन के क्वेश्चन को। ठीक है, इज दैट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको कल कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को हम सारे करेंगे। डोंट थिंक कि हम एक एक क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे, कि मैं सारे नहीं कराऊंगा। ठीक है, आप लोगों को सब क्वेश्चंस को करना है, सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है। कोई भी डाउट अगर आपका है आप मुझसे पूछिए, एक एक चीज हम करेंगे। ठीक है ना, मैथ्स को ना मजा लेके करना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि कोई बोझ समझ के करना चाहिए, बोझ नहीं होती है मैथ्स। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब आप इंटरेस्ट लेने लग जाओगे तो आपको इसको करने में मजा आने लग जाएगा, यू विल रियली एंजॉय इट। ऐसा नहीं है कोई टफ टफ कुछ नहीं होता, जो कहते हैं लोग टफ है, ये है सो है, कुछ नहीं है। मैथ्स इज अ गेम, जैसे आप गेम खेलते हैं ना, ये गेम है, नंबर गेम है, कुछ नहीं है। इट्स अ नंबर गेम। आपको आना, अगर आपको एक बार मजा आने लग गया फिर आपको और मजा आने लगेगा, फिर आपको इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, फिर आप इसे बहुत इजीली कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। सॉरी, ठीक है, तो आज के लिए ये काफ़ी है। ठीक है, और आप इस वीडियो से सीखिए, समझिए, और फिर हम आगे अगली क्लास में एक्सरसाइज 3 को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।